हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम अपने यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और सबसे पहले जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी करनी है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं। इसका जो सिंबल है वो है डेल्टा आई एच। तो इसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो अगर मैं इसे लेमन लैंग्वेज में, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो क्या है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बाउंड है, जिसकी पकड़ जो है वो सबसे कमज़ोर है, जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए वो एनर्जी का अमाउंट जो है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड बहुत सारी शेल्स हैं। तो लास्ट शेल में सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन है। अभी जो न्यूक्लियस है वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को भी जो इसके अंदर है सभी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसे भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितना कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा वो न्यूक्लियस उसे, उस इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा टाइटली अपने साथ बाउंड करके रखेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है कम होगी, ठीक है। तो जो जनरली जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, इससे इसकी जो एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और जो न्यूक्लियस और इस लास्ट इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती है और ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो दो कंडीशंस हैं, एक तो जो हमारा जिस एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो आइसोलेटेड होना चाहिए, और सेकेंडली उसकी स्टेट कौन सी होनी चाहिए, गैशियस, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ, रिक्वायर्ड है एनर्जी, और जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका जो साइन कन्वेंशन आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। तो आपने ये साइन कन्वेंशन याद रखनी है, जब भी किसी सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी तो उसके लिए साइन आएगा नेगेटिव, जब भी कोई सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसके साथ साइन आएगा पॉजिटिव। सिस्टम का मतलब होता है जैसे एटमिक सिस्टम है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी हो सकते हैं। तो कोई भी हम एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं सिस्टम, ठीक है। किसी भी सिस्टम से एनर्जी अगर बाहर निकल रही है तो साइन नेगेटिव हम यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, अगर वो एनर्जी गेन कर रहा है तो साइन हम पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी जो है क्या हो रही है, गेन हो रही है, तो यहाँ पे साइन हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव। और इसके यूनिट्स होते हैं किलो जाउल पर मोल, या हम ले सकते हैं किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। तो दोनों यूनिट्स जो है हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हमारा जो यूज़ होता है वो है किलो जाउल पर मोल, ठीक है। तो इसी के साथ ही एक रिलेटेड टर्म है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ही, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो इसे डिस्कस करते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सक्सेसिव
आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सपोज करिए एक मेरे पास मेटल है कोई भी M, उससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जो गैशियस स्टेट में है, ये भी गैशियस स्टेट में है, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो चार्ज पॉजिटिव आ गया। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो थी आयनेशन एनर्जी, तो उससे मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया। फिर इसी आयन में से जो M पॉजिटिव आयन बना है, इसी में से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया, और इसकी एनर्जी हमने ले ली सेकंड आयोनेशन एनर्जी। और अगर मैं चाहूँ तो एक और इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये बन गया फिर 3 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर आ गया, और ये हमारी बन गई थर्ड आयोनेशन एनर्जी। तो ये जो है फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी, सेकंड आयोनेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, द आयोनाइजेशन एनर्जीज और एंथैल्पीज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, तो उन्हें हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जीज। ठीक है, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो आयनेशन एनर्जी जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसका ऑर्डर बनेगा, सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी इस केस में किसकी है, थर्ड आयनेशन एनर्जी, और सबसे कम एनर्जी किसकी है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे हमें और एनर्जी जो है वो चाहिए इलेक्ट्रॉन, फर्दर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये दो टर्म्स होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो नेक्स्ट हमने एक चीज़ आज जो करनी है वो है कौन कौन से फैक्टर जो हैं इसे अफेक्ट करते हैं, गवर्न करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। ठीक है, तो वो फैक्टर सारे के सारे हमने स्टडी करने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है सारे के सारे फैक्टर। तो फर्स्ट जो फैक्टर हमने पढ़ना है वो है न्यूक्लियर चार्ज। तो फर्स्ट हमारा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो एक फंडा अपने याद रखना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। होपफुली आप सभी को प्रोपोर्शंस का पता होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे आयोनेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ देखिए ये कैसे हो रहा है। तो सपोज़ करिए ये न्यूक्लियस है, तो सपोज़ इसका जो टोटल चार्ज है वो 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बाउंड है, इसे हमने बाहर निकाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर दूँ, सेकंड कंडीशन क्या है, न्यूक्लियस की जो है न्यूक्लियर चार्ज मैंने डबल कर दिया, 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को डबल स्ट्रेंथ से अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा टाइटली, जितना ज़्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड है उसकी, और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम है, तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो कम लगेगी। और जहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रांगली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, और वहाँ पर हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है तो वो है एटॉमिक साइज। सेकंड फैक्टर है एटॉमिक साइज।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 एटम जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक, एक दिस वन और एक दिस वन, ठीक है। अभी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो जितना एटम बड़ा होगा तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जितना बड़ा हमारा एटम होगा उतनी कम उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब क्या है, हमारी आयोनेशन एनर्जी भी कम है। समझ आई बात? तो इनका क्या है, इनका इन्वर्स रिलेशन है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना साइज बड़ा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उसकी कम होगी, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट। थर्ड इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। अभी आप सोचोगे कि पेनिट्रेशन का क्या मतलब है। पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेट करना, अंदर घुसा देना। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, हमारे ऑर्बिटल्स जो है कितने हैं, कितनी तरह के हैं, एस, पी, डी एंड एफ। अगर हम एक न्यूक्लियस देखें और एक ये शेल है, इस शेल में सबसे पहले आएगा एस ऑर्बिटल, नंबर 2 पे होगा पी ऑर्बिटल, नंबर 3 पे होगा डी ऑर्बिटल, और सबसे लास्ट में जो आएगा हमारे पास यहाँ पर वो है एफ ऑर्बिटल। इट मीन्स जो एस ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, फिर पी, फिर डी एंड एफ। अगर हम इसका पेनिट्रेशन का जो ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होती है एस की, उससे कम होती है पेनिट्रेशन पी की, उससे कम होती है डी की, और सबसे कम होती है एफ की, ठीक है। तो जो चीज़ न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है उस पर न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा लगेगा, वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस ऑर्बिटल में उनको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे उनको निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू पी, डी, एफ। और जो एफ में होंगे वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर हैं, तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी। हम बोलेंगे उनकी पेनिट्रेशन, एफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेनिट्रेशन सबसे कम है और उनको निकालना सबसे ईजीएस्ट है। तो पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा एस की होती है, और जिसकी पेनिट्रेशन, जिस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन ज़्यादा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफ़िकल्ट है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट उतनी ज़्यादा ionization energy. It means ionization energy is directly proportional to penetration effect. क्लियर है बच्चे? तो नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे कौन सा है। नेक्स्ट फैक्टर जो है उसके लिए आपको अपना दिमाग थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, क्योंकि उसे समझना इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। तो वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो उसके 2 नाम हैं, उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और सेकंड नाम है इसका शील्डिंग इफेक्ट। हाँ जी। तो स्क्रीनिंग क्या होती है? सपोज करिए यहाँ पर हमारा एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, और ये फोर्थ शेल है। फोर्थ शेल में, लास्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये इंटरवीनिंग और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बीच में घूम रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी ये क्या कर रहे हैं, ये एक जो है एक शील्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक जनरल फॉर्म में समझाता हूँ। तो
जनरली हम घर में टीवी देखते हैं, ठीक है। सपोज करें यहाँ पर टीवी पड़ा है और यहाँ पर हम बैठे हैं, सपोज करिए एक पर्सन यहाँ पर बैठा है, तो अभी वो टीवी के बिल्कुल सामने है, तो उसको टीवी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। हम बोलेंगे टीवी और ये जो पर्सन है, पर्सन एक्स, इसके बीच में जो है कुछ भी नहीं है, और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी, ठीक है। तो इनका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फिर क्या हुआ, तो टीवी पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा था, एक बड़ी अच्छी मूवी आ रही थी, तो उसके 3-4 फ्रेंड जो थे वो भी इसके साथ आके बैठ गए। तो कुछ फ्रेंड उसके आगे बैठ गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये सी हो गया, दिस इज एफ फ्रेंड, दिस इज जी फ्रेंड, दिस इज ओ फ्रेंड। तो ये उसके फ्रेंड्स हैं। अभी क्या हुआ, तो अभी उसके सामने क्या हुआ, उसके फ्रेंड्स बैठ गए, तो अभी उसको टीवी जो है ज़्यादा अच्छे से नहीं नज़र आ रहा है। तो हम बोलेंगे टीवी और जो एक्स पर्सन था, हमारा सबसे पहले पर्सन जो था, उसके बीच में रिलेशन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने एक तरह की स्क्रीन उसके आगे बना दी। स्क्रीन समझते हैं, एक पर्दा आ गया उसके आगे। तो अभी हमें और जो एक्स पर्सन है और टीवी है उसके बीच में कुछ जो है डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। तो उसकी वजह से टीवी और एक्स जो पर्सन था उसके बीच में रिलेशन जो था वो थोड़ा सा कम हो गया। तो यही चीज़ अभी हम ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लास्ट इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, उसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी क्या हो रहा है, तो जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटरवीनिंग जो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आ रहे हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इसके बीच में एक शील्ड क्रिएट कर रहे हैं, एक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो रही है, ठीक है। उसकी वजह से, कम होने की वजह से जो है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज़्यादा इजी है, और बड़ी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन बड़ी कम एनर्जी से बाहर निकल सकता है, ठीक है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं इसके ऊपर। रिपल्सिव फोर्सेस मतलब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन को इन पर भी नेगेटिव चार्ज है, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर इसको धक्का लगाना शुरू कर देते हैं, इसको रिपेल कर देते हैं, ठीक है। रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो अगर हम देखें तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा इन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स का, उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। समझ आ रही बात। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भारी है आपके लिए, ठीक। तो लास्ट जो फैक्टर है हमारा, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जैसे पी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने 6 के 6 फिल कर दिए, तो दिस इज़ फुली फिल्ड। और एक हो सकती है कंप्लीटली हाफ फिल्ड, सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो फुली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये बेटा 5 फैक्टर्स हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे जब हमने इसकी वेरिएशन पढ़नी है, पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना है, तो
ये जो 5 फैक्टर हैं ये आपको पता होने चाहिए, तभी हम जो है इसकी करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन दे सकेंगे। ठीक है, थैंक यू।